हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर। और मैं हूं आपके साथ मिस्टर मिराज सर। आज के हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि बार बार पेशाब आने का क्या कारण है, या रात में सोते वक्त भी बार बार पेशाब आने का क्या कारण है। हमारे कई व्यूअर और सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट में पूछा था इस प्रश्न को, तो आज हम अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर का ख्याल रखते हुए आज हम इस टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे शरीर में पेशाब बनता कैसे, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में कई आर्गन हैं, उनमें से जो मेन आर्गन है जो हमारे शरीर में यूरिन का फॉर्मेशन करता है वह है किडनी, जो कि हिंदी में इसे हम ब्रिक या गुर्दे के नाम से जानते हैं। और संख्या में ये 2 होता है और जोड़ी में कह सकते हैं 1 जोड़ी किडनी हमारे शरीर में पाया जाता है। किडनी की आकार की बात करें तो जो प्रत्येक किडनी है वो सेम का, आपने बीज देखा होगा तो सेम के बीज के आकार की किडनी होती है, राइट। तो सेम के बीज के आकार की 2 किडनी हमारे शरीर में पाई जाती है। ये क्या करती है, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, यानी कि पूरा शरीर जो है हमारे कोशिकाओं से मिलकर बना है, राइट। तो कोशिकाओं से कुछ हानिकारक उत्पाद बनते हैं, तो इन्हीं उत्पाद को ये जो किडनी है ना, ब्लड के माध्यम से फिल्टर करके इसे वाटर में ट्रांसफर कर देती है। वही वाटर जो है पेशाब के रूप में बन के शरीर से बाहर निकलता है। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि ये हानिकारक उत्पाद होते क्या हैं। तो सबसे पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि जब हम सांस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन लेते हैं फेफड़ों में, राइट। और फेफड़ों से ब्लड जो वेजल्स है जिसमें ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो ब्लड की जो कोशिकाएं हैं इस ऑक्सीजन को कैच कर लेते हैं और ब्लड वेजल्स के माध्यम से पूरे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचा देते हैं। और जो हम खाना खाते हैं तो खाना का जो पाचन होता है, तो जो ग्लूकोज जो है बनता है वह हमारे अमाशय से कलेक्ट करके ब्लड में, यानी कि ब्लड की कोशिकाएं उसे कैच कर लेती है और पूरे शरीर की कोशिकाओं तक उस ग्लूकोज को ट्रांसफर कर देती है। और ये जो ग्लूकोज है पूरे शरीर की कोशिकाओं में ब्लड के माध्यम से पहुंचता है और प्रत्येक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में, राइट, ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्रेक डाउन होकर बनाता है एनर्जी। जो कि हम बोल रहे हैं हमारे शरीर में जो एनर्जी जो लग रही है वही एनर्जी है जो ग्लूकोज टूटा है किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और हीट, यानी कि हमारा जो शरीर है वह 37 डिग्री सेल्सियस गर्म है, तो हीट बनता है और प्लस CO2 बनता है जो कि हानिकारक है, यानी कि पॉइजनस साबित हमारे शरीर के लिए होता है। तो उसे शरीर से बाहर निकलना होता है। तो फिर से ब्लड की जो कोशिकाएं हैं, यानी कि पूरे शरीर की कोशिकाओं से ब्लड की कोशिकाएं CO2 को कैच कर लेती हैं और इसे वेन्स, यानी कि शिराओं के माध्यम से, जो कि रुधिर वाहिनियां होती हैं, ये लेके चली जाती हैं फेफड़ों के पास। और फेफड़ों में जब ये CO2 आता है तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो नाक और मुंह के रास्ते से CO2 बाहर निकल जाता है। तो उसी तरह जब हम खाना खाते हैं ना, तो कुछ और भी जो तत्व हैं जब उनका हजम होता है तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में यूरिया बनता है, अमोनिया बनता है। इनको शरीर से बाहर निकलना बेहद ज़रूरी है, ये भी हानिकारक है। यानी कि जब इकट्ठा होंगे ना तो हमारे शरीर में पॉइजन, हम कह सकते हैं कि पॉइजन यानी कि जहर, हमारे शरीर में एक प्रकार की जहर है जिनको शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। अगर ये इकट्ठा होंगे तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, तो इससे शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। तो प्रत्येक कोशिकाओं से यूरिया अमोनिया बनता है, ये ब्लड में चला जाता है और ब्लड में फ्लो होता रहता है। तो ब्लड किस में फ्लो होता है, ब्लड वेजल्स में, यानी कि रुधिर की वाहिनियों में। तो हमारे पूरे शरीर में रुधिर की वाहिनियाँ जो हैं बिल्कुल नेटवर्क की तरफ फैली हुई हैं, राइट। तो इतनी ज़्यादा रुधिर वाहिनियाँ हैं, यानी कि प्रत्येक रुधिर वाहिनियों की को अगर हम खींच के लंबा कर दें तो 1 लाख किलोमीटर लंबाई में ये रुधिर वाहिनियाँ हो सकती है। यानी कि ये कई, यानी कि छोटे छोटे पतले पतले शाखाओं में ये पूरे शरीर में ये फैली हुई हैं। ये रुधिर वाहिनियाँ कहाँ जाके मिली हुई हैं, ये किडनी में भी मिली हुई हैं। तो एक किडनी की बात करें तो एक किडनी में लगभग 10 लाख छोटे छोटे नेफ्रॉन होते हैं, जो कि सेल होते हैं, कोशिकाएं होती हैं। तो एक किडनी में 10 लाख, तो दूसरी किडनी में ये 10 लाख, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना जाएंगे, 20 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो जो नेफ्रॉन होते हैं वे कुंडलित होते हैं और एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बॉमन कैप्सूल्स कहते हैं। तो उन्हीं में ये जो ब्लड वेजल्स हैं जाके ये उन्हीं से गुजरते हैं। तो ये बॉमन कैप्सूल जो होते हैं वो ऐसे सिकुड़ते हैं। तो ब्लड में उपस्थित जो यूरिया है, अमोनिया है, उसे बॉमन कैप्सूल्स क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे प्रत्येक किडनी की बॉमन जो कैप्सूल है, यानी कि नेफ्रॉन के अंदर के, ये यूरिया और अमोनिया को कैच कर रहे हैं। थोड़ा एक चीज़ और समझ लीजिए, जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन के साथ, जैसे कि भोजन में हमने दाल लिया तो उसमें वाटर है, चावल लिया वाटर है, और भी तरह तरह के हमने भोजन लिया तो उसमें भी वाटर होता है, और प्लस
खाना खाने के बाद जो पानी पीते हैं तो वो भी पानी जो है हमारे पेट में जाता है, अमाशय में जाता है। अमाशय से छोटी आंत में भोजन में उपस्थित जो भी तत्व हैं उनको यानी कि छोटी आंत के अंदर की दीवारें अवशोषित करके ब्लड में मिलाती हैं, ब्लड पूरे शरीर के कोशिकाओं में मिलाता है। उसके बाद वो जो भोजन नहीं पचा वो चला जाता है बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत के अंदर की जो कोशिकाएं हैं वह वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं, राइट, उन्हें लॉस होने नहीं देती हैं। तो ये वाटर जो है कलेक्ट होकर कहाँ चले जाते हैं, किडनी के पास। जो किडनी होता है वो क्या करता है कि जो यूरिया जो अमोनिया का को जो कैच किया है ना वह उस वाटर में मिला देता है। अब यही जो वाटर है इसी को हम कहेंगे यूरिन, नहीं तो पेशाब भी कह सकते हैं, राइट। अब किडनी से 2 डक्ट निकले हैं, यानी कि 2 नलिकाएं हैं जो जाके एक ब्लैडर में खुलते हैं, यानी कि एक थैली होता है जिसे हम लोग मूत्राशय या पेशाब की थैली कह सकते हैं। उसी में जाके ये जो है पेशाब इकट्ठा होता रहता है, राइट। तो मूत्राशय से एक नली निकली है जिसे हम लोग यूरेथा या मूत्र मार्ग कहते हैं, जिसके द्वारा शरीर से हम मूत्र को त्याग करते हैं। तो जो मूत्राशय है यानी कि यूरेथा है उस पर एक वाल लगा होता है ऐसे, राइट। तो जो यूरिनरी जो ब्लैडर है जिसमें आके मूत्र इकट्ठा हो रहा है तो उस पे उस थैले में इकट्ठा होता है, और मूत्र मार्ग जो है उसको ये जो वाल होता है, ये जो वाल जिसको हम कह सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं, वह इसे ऐसे मूत्र मार्ग को दबाए रखता है, जिससे चलते हम पेशाब को रोके रखते हैं, राइट। और जब हमें सिग्नल मिलता है कि हमें पेशाब लगा है तो यही जो वाल है ऐसे फैलेगा, तो जो पेशाब है ये मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, राइट। अब समझ लेते हैं कि हमें अंदाज़ा कैसे होता है, हमारे ब्रेन को पता कैसे चलता है कि हमें पेशाब लगा है। तो होगा क्या कि जितने भी हमारे शरीर के जो भी आर्गन है ये सब किससे कनेक्टेड है, ब्रेन से, यानी कि इनका जो कनेक्शन है नर्व सेल के द्वारा जाता है कहाँ, स्पाइनल कार्ड। ये जो मेरुरज्जु है ना, ये जो मेरुरज्जु है, रीढ़ की जो हड्डी आपको पता होगा, ये मेरुरज्जु, इसमें इनका कनेक्शन होता है। और ये जो मेरुरज्जु है स्पाइनल कार्ड ये सीधे जाके ब्रेन से जुड़ा होता है। तो यहाँ से यानी कि हमारी यूरिनरी ब्लैडर से सिग्नल जाता है हमारी स्पाइनल कार्ड से ब्रेन। तो ब्रेन को पता चल जाता है, यानी कि जैसे जैसे ये जो यूरिन है इकट्ठा होता जाएगा वैसे वैसे हमें अंदाज़ा मिलेगा, हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि हाँ हमें पेशाब लग रहा है और थोड़ा जोर से लग रहा है, थोड़ा और फास्ट हो गया है, राइट। तो ऐसे हमें अभ्यास होता है, यानी कि हमें मतलब आभास होता है, राइट। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि बार बार पेशाब लगने का क्या कारण है, राइट। तो इसको समझने के लिए थोड़ा हमें अपने मस्तिष्क के बारे में समझना होगा। हमारे मस्तिष्क का एक भाग है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, राइट। तो हाइपोथैलेमस के नीचे एक ग्रंथि होती है ग्लैंड, राइट, जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड और हिंदी में पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस है उनमें एक हार्मोन बनता है जो है ADH, राइट। तो ए का मतलब एंटी, डी का मतलब डायरेक्टिक, एच का मतलब हार्मोन। तो ADH जो हार्मोन है ये हमारे हाइपोथैलेमस से बनता है और जाके स्टोर हो जाता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में, यानी कि पीयूष ग्रंथि में, राइट। तो यही जो हार्मोन है ना ये क्या करता है कि हमारे वाटर को रीएब्जॉर्प्शन करता है, जो वाटर है ना उसको फिर पुनः अवशोषित करता है हमारे किडनी से, फिर बाद में उपयोग में लाए जाने के लिए, राइट। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, क्योंकि पूरा दिन अगर हम पानी ना पिए तभी ऐसा थोड़ी ना है कि हम बीमार ही पड़ जाते हैं या मर जाते हैं। भाई अगर हम कई दिनों तक भी पानी ना पिए तभी हम जीवित रह सकते हैं, यानी कि हमारे शरीर में कुछ पानी जो है वह इकट्ठा होता रहता है, सब पेशाब के रास्ते बाहर नहीं निकलता। तो जो ADH है वो क्या करता है, वाटर को ज़्यादा लॉस होने से बचाता है, यही हार्मोन, राइट। तो होता क्या है कि कुछ लोगों में जो ADH है ये जो हार्मोन है इसके बनने में अगर गड़बड़ी हो जाती है या कम बनता है तो बार बार पेशाब आने का कारण हो सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो वाटर है फिर पुनः अवशोषित नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो सब पेशाब के रास्ते क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो बार बार जो ब्लैडर है हमारा यूरिनरी जो ब्लैडर है वो भर जाएगा और पेशाब हमें बार बार लगेगा, राइट। एक चीज़ और है कि रात में सोते वक्त ज़्यादा पेशाब लगता है, तो थोड़ा समझ लेते हैं इसको भी। दिन में तो ऐसे तो हम लोग 4 से 6 बार पेशाब करने के लिए जाते हैं, लेकिन रात में अगर हमने शाम को सोया तो हम सुबह 6 बजे ही उठ के पेशाब करने जाते हैं।
तो होता क्या है कि उस रेस्टिंग कंडीशन में तो एडीएच जो हार्मोन है वो कम बनता है, इसीलिए ज़्यादा मात्रा में हम कह सकते हैं कि पेशाब लगता है या बार बार लग सकता है, राइट। अब समझ लेते हैं कि दूसरा इसका ये भी कारण हो सकता है कि जो प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, राइट, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जैसे कि जो यूरेथा है, यूरिनरी जो ब्लैडर है, उससे जो पाइप निकली है पेशाब वाली, जिससे जो पेशाब बाहर निकलता है, तो जो प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, जो यूरेथा यानी कि मूत्र मार्ग को ऐसे वाल की तरफ कैच किए हुए हैं, वो क्या होता है कि कभी कभी हम लोग या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को बहुत महान साबित करते हैं कि अरे यार मैं तो लगातार मैं 10 घंटे पेशाब रोक सकता हूँ, इतना घंटा रोक सकता हूँ, तुमको लगाया बार बार लगता है मैं ज़्यादा लंबे समय तक रोकने की क्षमता हमारे अंदर है। तो होगा क्या कि या कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं तो सोचते हैं कि थोड़ा और काम निपटा लेते हैं, उसके बाद ही हम बाथरूम जाएंगे, या छुट्टी करके ही चले जाएंगे, उसके बाद हम बाथरूम करेंगे। तो ज़्यादा लंबे समय तक पेशाब नहीं रुकना चाहिए। होगा क्या कि जब यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब जब इकट्ठा होगा ना, राइट, तो वह प्रेशर डालेगा किस पे, हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड पे। तो प्रोस्टेट ग्लैंड को वह जब प्रेशर पड़ेगा तो उसको ये डिस्टर्ब कर देगा। तो कुछ लोगों में प्रोस्टेट ग्लैंड में डिस्टर्बिंग हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो बार बार पेशाब लगने का ये कारण हो सकता है। अब बात करते हैं कि बड़ों की अपेक्षा छोटे बच्चों में ज़्यादा पेशाब बार बार आने का क्या कारण हो सकता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें एडीएच जो हार्मोन है, एंटी डायरेक्टिक हार्मोन जो है, वह कम मात्रा में बनता है, इसीलिए जो बच्चे होते हैं बार बार या बिस्तर में ही पेशाब कर देते हैं, राइट। एक चीज़ और जान लेते हैं कि गर्मी के मौसम के अलावा ठंडी के मौसम में बार बार पेशाब लगने का क्या कारण है। तो गर्मियों में क्या होता है कि जब हम पानी पीते हैं तो पसीने के रास्ते निकलता है, ज़्यादातर पानी तो पसीने के रास्ते हम निकाल देते हैं, राइट। तो ज़्यादा वाटर लॉस होता है, और ठंडी के मौसम पसीना आता नहीं है, तो होगा क्या कि जब हम पानी पिएंगे ज़्यादा मात्रा में तो वह क्या होगा, यूरिया के थ्रू बाहर निकलेगा, राइट। जब एक्स्ट्रा वाटर होगा तो बाहर निकलना है, इसीलिए ठंडी के मौसम बार बार पेशाब आने का कारण यही हो सकता है। एक चीज़ और थोड़ा जान लेते हैं कि प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं उनमें अगर बार बार पेशाब आता है तो ये नॉर्मल ही माना जाता है, क्योंकि ये जो हमारा पेट है ना, ये जो एब्डोमेनल एरिया है, इसमें क्या है, स्टमच है, अमाशय है, राइट, इंटेस्टाइन है, राइट, किडनी है, एंड हम कह सकते हैं कि यूट्रस है, जिसमें बच्चे का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब बच्चे का फॉर्मेशन होगा तो यूट्रस क्या हो जाएगा, वह स्वेलिंग हो जाएगा, फूल जाएगा, मतलब उसमें बच्चे का फॉर्मेशन होता है, जगह वो वही ज़्यादा ले लेता है, तो स्पेस कम रहता है, तो जो यूरिनरी ब्लैडर है वो सिकुड़ जाता है, और जैसे ही महिलाएं जब पानी पीती हैं तो वह ओवरफ्लो होने लगता है, इसीलिए बार बार पेशाब लगने की संभावनाएं महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं। अगर आप भी बार बार पेशाब लगने से परेशान हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। जो डॉक्टर है वह आपके प्रोस्टेट जो है ना, उसको अल्ट्रासाउंड द्वारा उसको चेकअप करेगा। फिर उसके बाद अगर हो सकता है कि जो एडीएच जो हार्मोन है, यानी कि एंटी डायरेक्टिक हार्मोन्स है, उसके लेवल को भी जांच करेगा। अगर उसमें कमी है तो डॉक्टर के इलाज के द्वारा आप स्वस्थ महसूस करेंगे। तो आई होप दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक को समझना तो हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाई मिराज सर को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।